हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्लास 12 की जो कर रहे थे राजनीति विज्ञान की, उसका हमारी दूसरी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसको कर रहे हैं। और एक बुक हमने कंप्लीट कर ली है, ये दूसरी बुक निरंतर चल रही है, इसको भी हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा जो अध्याय होगा वो अध्याय 3 है, क्योंकि 2 अध्याय हमने कर लिए हैं। और 2 अध्याय में हमने पिछले ये पढ़ा है कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया था। अब हम तीसरी चुनौती की ओर रुख करेंगे, और ये चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। तो इससे संबंधित ये हमारा वीडियो है, भाग फर्स्ट है। राजनीतिक फैसले और विकास के संदर्भ को समझेंगे, नियोजित विकास की राजनीति को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो नियोजित विकास की राजनीति, हम इस अध्याय में आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर किए गए राजनीतिक फैसलों को जानेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी, इनको लेकर कौन अहम फैसले हुए, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी, बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि चुनौतियां हैं तो इस प्रकार से आई, इस प्रकार से अलग होगी। चुनौतियां में हमें आर्थिक विकास के मामले में देखे जाए तो एक सीमा तक तो सफलता मिली, लेकिन कठिन रास्ता था। आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी, तो हम आज इस निपट सके हैं। ठीक है, एक नज़र देखिए, उड़ीसा और अयस्क भंडार। जैसा कि इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। उड़ीसा में क्या था? लौह अयस्क के विशाल भंडार था, और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की अप्रत्याशित मांग को बुनाना चाहा। ठीक है, उड़ीसा की राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात की जो मांग हो रही थी, उसकी वजह से अप्रत्याशित जो मांग है उसको भुनाना चाहा, और उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। ठीक है, जिसमें सबकी अपनी अलग अलग सोच थी। केंद्र सरकार की देखें, केंद्र सरकार की थी कि उद्योग नहीं लगा तो एक बुरी विशाल कायम देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। राज्य सरकार का जो मंशा थी वो थी कि राज्य में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो। लेकिन साथ में ही ये भी देखा गया कि जो ज़्यादातर उड़ीसा के जो अविकसित इलाका है, खासकर उस राज्य के आदिवासी, वो बहुल जिलों में था, और आदिवासियों को डर क्या था कि अगर वहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उनकी आजीविका भी छिन जाएगी। उसी प्रकार से पर्यावरणविद इस बात से चिंतित है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण को क्या होगा? प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इस जो उड़ीसा का उदाहरण था प्लांट को लेकर, या हम कहें कि लौह अयस्क के विशाल भंडारों से संबंधित उद्योगों को लेकर, उसको स्थापित करने में सबकी क्या थी? अपनी अपनी अलग राय और अलग सोच थी। केंद्र सरकार का देख लिया, राज्य सरकार का देख लिया, आदिवासी लोग जो वहाँ रह रहे थे उनका देख लिया, और पर्यावरणविद का हमने देख लिया है। अब इस उदाहरण से किस तरीके के हित सक्रिय है, संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं,
ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले का समाधान इस तरह हो सकता है कि सभी के हित, इससे जुड़े सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। तो हमारे सामने एक सवाल उठ खड़ा होगा कि उड़ीसा में फिर किस तरह की विकास की जरूरत है। दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? ये राजनीतिक टकराव था और इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। देखते हैं क्या हो समाधान फिर इसका। तो हमने बात करी कि इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की हितों को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, पर इन पर विशेषज्ञों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है, क्योंकि जनता इतनी जानकार नहीं होती है, इतनी विशेष जानकारी नहीं होती है। इसलिए ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की भी ज़रूरत होती है और उनकी स्वीकृति लेना भी आवश्यक होता है। लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक निर्णय इसलिए होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि ही जनता की भावना को समझते हैं, और जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जो भी हमारे चुने गए नेता है वो, और उनके द्वारा लिया गया निर्णय राजनीतिक निर्णय कहलाता है। ठीक है, तो जो समस्या आ रही थी उसके समाधान के तहत हमने ऐसा करना होगा, तब जाकर सभी के हित की पूर्ति हो पाएगी और सबका भला हो पाएगा, क्योंकि हम सभी की भलाई के लिए काम करने जा रहे हैं। अब देखेंगे हम आज़ादी के बाद ऐसे कई फैसले देश में लिए गए। सिर्फ एक ही ये उड़ीसा का फैसला नहीं था, बल्कि कई विभिन्न फैसले ऐसे थे जो ऐसे लेने पड़े थे, और सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधे थे। सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है। सभी इस बात पर सहमत है कि भारत का विकास किन अर्थों में है कि आर्थिक समृद्धि तो होना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। अब सामने कई सवाल आए कि आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए? क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है तो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? आर्थिक समृद्धि की जरूरत के आड़े यदि सामाजिक न्याय आता है तो सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित है? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव है जो आज तक जारी है। अब देखेंगे हम विकास की धारणाएं। इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के लिए अलग अलग अर्थ है, जैसे उद्योगपति, इस्पात का शहरी उपभोक्ता, प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासी। इन सभी का क्या है? अपनी धारणा विकास को लेकर अलग अलग है। जैसे अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणा का हाथ होता है। उड़ीसा का उदाहरण ले ले अपन, तो इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे जैसे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग हुआ। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। ठीक है, आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिमी गवारा दे देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना,
और आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया की बाकी देशों में भी होगा। ठीक है, आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। आधुनिकीकरण में क्या देखेंगे हम? समृद्धि देखेंगे, आर्थिक, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, इनका पर्यायवाची माना जाता है, क्योंकि ये होंगे तो आधुनिकीकरण होगा। और विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को, कोई विकसित हो रहा था, कोई विकासशील था, तो कोई अविकसित के बारे में बातें होती रहती थी या बातें कहते थे। आज़ादी के सामने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे बच्चों? विकास के 2 मॉडल थे। कौन कौन से? एक मॉडल था हमारा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा मॉडल जो था हमारा वो था समाजवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल था पहला, ये यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? ये मॉडल अपनाया गया था, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। जबकि दूसरा जो था हमारा समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में हम थोड़ा बहुत जान सके हैं कि जो पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल यूरोप और अमेरिका से संबंध है और समाजवादी मॉडल सोवियत संघ से। और इस चीज़ को हमने बच्चों, जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक थी समकालीन विश्व की राजनीति, उसमें हम इनको पढ़ चुके हैं कि ये 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर भी चला था। और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे? सोवियत मॉडल से। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के जो नेहरू है वो भी शामिल थे। और अमेरिका तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरकारों से क्या होंगे? एकदम अलग होंगे। क्योंकि आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेज हुकूमत की तरह संकुचित व्यापार हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि अंग्रेज तो सिर्फ बस व्यापार करके और अपनी जेब भरना चाह रहे थे, कैसे भी करोगे। लेकिन हमारा ऐसा सिर्फ जेब भरना और पैसे कमाना, व्यापार करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक जो न्याय की बात कर रहे थे उसको लेकर भी चलना होगा। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेता में इन बातों को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नज़रों में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। ठीक है बच्चों, तो आज़ादी के जो आंदोलन के दौरान सहमति बनी थी वो हमने बात कर ली कि किस प्रकार से आर्थिक सरोकारों में अंग्रेजों से हमारे आर्थिक सरोकार अलग होंगे, और हमने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का माना। साथ ही भारत की सरकार अंग्रेजी जो हुकूमत की छोटी सोच से जो व्यापार कर रहे थे, व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, वो ऐसे हित हमारे नहीं होंगे, हमारे सर्व कल्याण, सामाजिक कल्याण से संबंध रखते हुए व्यापारिक हितों की पूर्ति की जाएगी।
तो इस तरीके से आज हमने इस अध्याय में ये चीज़ें देखी। बाकी जो कल है उसमें हम किस प्रकार से आज़ादी के दौरान जो सहमति बनी हमारी कि गरीबी मिटाने, सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करना और व्यापारिक हितों को न सिर्फ पूर्ति के लिए काम करना बल्कि एक सामाजिक न्याय को स्थापित करना और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए जो भी शुरुआती कदम उठाए गए हैं, जिनमें योजना आयोग देखेंगे, बॉम्बे प्लान आया वो क्या था, इन सब की चर्चा करेंगे और किस प्रकार से नियोजन को एक आर्थिक विकास के रूप में ढाला गया और भारत की उन्नति प्रगति को एक नई पहचान दी गई। उन सब का हम अगले वीडियो में लाएंगे। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं बच्चों, ये छोटा ही पार्ट है, आराम से याद हो जाएगा। तो आप एक बार इसको देख लो, रिवीजन कर लो और अच्छे से तैयारी करो। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है। हम कोशिश करेंगे जल्दी आपकी कंप्लीट बुक हो जाए। उसके बाद में इस पाठ्यपुस्तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, वो सब आपके सामने लाएंगे। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।